नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। और आज मेरा आपसे एक बड़ा निवेदन है कि आज का कार्यक्रम जरूर देखें और सपरिवार देखें। इस देश में एक वर्ग, एक तथाकथित गैंग खुलकर आजादी आजादी के नारे लगाता है, इसलिए आज मैं भी आजादी का नारा लगा रहा हूं, इस मुद्दे को उठा रहा हूं। हमें चाहिए आजादी, कट्टर सोच से आजादी, संविधान से ऊपर वाली शरिया वाली मानसिकता से आजादी, कानून को चुनौती देने वाले तंत्र से आजादी। यह आजादी देश के लिए बड़ी आवश्यक है और बड़ी जरूरी है, क्योंकि हिजाब को लेकर जो कट्टरता सामने आई है वो पूरे देश को झकझोर देने वाली है। जिन जजों ने हिजाब के मुद्दे पर फैसला सुनाया था, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इन जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी है। इस मामले में रहमतुल्लाह और जमाल मोहम्मद उस्मानी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल कट्टर सोच पर प्रहार का है, क्योंकि याद कीजिए जब राम मंदिर का फैसला आया था तो कई लोग इसके विरोध में खड़े हो गए थे। हिजाब का मुद्दा आया तो कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि कोर्ट कौन होता है हमारे धर्म का मामला यह तय करने वाला। इसी कार्यक्रम में बोला गया। और तो और आतंकी याकूब मेमन की अंतिम अपील नामंजूर करने वाले जस्टिस दीपक मिश्र को भी धमकी दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के। और तो और आरोप लग रहा है कि एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दे दिया तो उसे घर से ही निकाल दिया गया। आखिर इस कट्टर सोच का दायरा कहां तक बढ़ेगा, इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। हमें चाहिए आजादी, मैं भी कहता हूं आज कट्टर सोच से आजादी। ಈಗಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ವೈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ। तो कट्टर सोच का दायरा अब सारी हद पार करने लगा है। हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी है। जजों को धमकी के मामले में कोवई रहमतुल्ला और जमाल मोहम्मद उस्मानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल है कि क्या कुछ लोग भारत के संविधान और कानून के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये एक लौता मामला नहीं है। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जजों की भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को तो Z+ सुरक्षा देनी पड़ी थी और कुछ लोगों ने तो खुलकर फैसले पर सवाल तक उठा दिया था। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है। 5 एकड़ जमीन की हम मस्जिद बना सकते। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। ये भी एक हकीकत है कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहीं रहेगी, चाहे वहाँ पे कुछ भी बन जाए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या में मंदिर का ताला खोलने का आदेश देने वाले तत्कालीन जिला जज KM पांडे को तो कई बार जान से मारने की धमकी मिली। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और सऊदी अरब से भी उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। याकूब मेमन की अंतिम अपील नामंजूर करने वाले जस्टिस दीपक मिश्र को भी धमकियां मिली थी। तो बड़ा सवाल है कि क्या कुछ लोग इस देश के कानून को चुनौती देने पर उतर आए हैं। उधर यूपी के बरेली से हैरान करने वाली खबर आई है। एक मुस्लिम महिला का आरोप है कि बीजेपी को वोट देने के चलते उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, 3 तलाक की धमकी तक दे डाली। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कट्टर सोच से आजादी कब। और अब विश्लेषण का वक्त है। संविधान से ऊपर शरिया वाली सोच का विश्लेषण सुनिए। हिजाब की मैं पहले बात करता हूं। हिजाब को इस्लाम के लिए गैर जरूरी बताने पर धमकी दी गई। अब मैं राम मंदिर की बात करता हूं। मैं मुद्दे उठाता हूं और आप देखिए क्या क्या हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के फैसले पर सवाल उठाया गया। अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवाने वाले जिला जज को धमकी। अफगानिस्तान, सऊदी अरब से उसको धमकी मिली।
आतंकी याकूब मेमन, अंतिम अपील नामंजूर करने वाले जज दीपक मिश्र को धमकी दी गई। याकूब मेमन एक आतंकवादी था और इस देश में नारे भी लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कातिल मानते हैं ये लोग। इसीलिए वो जो आजादी वाले नारे हैं ना, वो देश की अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। कन्हैया कुमार जैसे लोग देश की अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। आतंकी मकबूल भट्ट, मौत की सजा देने वाले जज नीलकंठ गंजू की हत्या। आतंकी यासीन मलिक ने हत्या की बात को कबूल भी किया था। यासीन मलिक को बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बुलाया भी गया था। यानी सोचिए, नीलकंठ गंजू ने एक आतंकी को सजा दी, मकबूल भट्ट को, लेकिन अंजाम उसका भुगतना पड़ा। यह है कट्टर सोच। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, अमीना शेरवानी जुड़ रही हैं, सईदा फलक जुड़ रही हैं इस चर्चा में, शोहेब जमई जुड़ रहे हैं, मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ इस चर्चा में तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। अमीना, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ये कट्टर सोच क्या है जिसके अंदर जो हिजाब के खिलाफ फैसला देते हैं उनको भी धमकी दी जाती है, और इस देश में नारे लगते हैं हमें चाहिए आजादी। आजादी किसकी? जजों को धमकी देने की आजादी? जी, ये मैं बात कह दूं कि कुरान ने तो साफ मना कर दिया है। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि हिजाब औरतों के पहनने का वस्त्र है। 1400 बरस पहले जब हम मुसलमानों ने कुरान की नहीं सुनी, तो आप क्या उम्मीद हमसे रखते हैं कि अब हम किसी की सुनेंगे? मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ भी हमसे परेशान ही हो गए होंगे कि कैसी कौम मैंने पैदा कर दी। किसी की नहीं सुनती, किताब की नहीं सुनती, अपनी कचहरियों की नहीं सुनती और अक्ल की भी नहीं सुनती। ऐसा धर्म जो औरतों को आजादी देता है, अपना पति चुनने की आजादी देता है, तफवीज़ हक़ तलाक औरतों को देता है, यानी औरतें भी तलाक दे सकती हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का हक देता है, ऐसा धर्म आप बताइए किस लॉजिक से औरतों को काले लबादों में ढक के घरों में अंदर बंद करेगा? देखिए, वो औरतों के ऊपर तो कुरान के अनुसार घर का काम भी लाजमी नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपसे एक बार दोबारा सवाल पूछा हूं, अमीना शेरवानी, वो डिबेट ओवर हो चुकी है। मुसलमानों का मर्ज लाकाबिले इलाज हो गया है। मैडम हियर मी आउट। कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अब नई जजमेंट आएगी तो उसके हिसाब से बात होगी। पुरानी जजमेंट के हिसाब से, जो कर्नाटक हाई कोर्ट की तत्काल प्रभाव की जजमेंट है, उसके हिसाब से हिजाब का मुद्दा समाप्त हो गया। लेकिन इस समय जो नया मुद्दा है वो ये है मैडम कि जिन जजेस ने वो फैसला दिया उनको धमकी दी जा रही है। क्या आपको लगता है ये जायज है कि इनके और उनको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा झारखंड वाले जज जैसा हाल होगा? दी है, बिल्कुल धमकी देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जजेस हमारे मुअज्जिज होते हैं। हम जज के फैसले से अग्री करें, डिसअग्री करें, अपील का रास्ता हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपील कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लीगली इतने रास्ते खुले हुए हैं किसी चीज के लिए कि हमें लड़ने की और धमकियां देने की जरूरत ही नहीं है किसी को। हम लीगली ही चीजों को बार लड़ सकते हैं। मगर जो प्रश्न पहले से कुरान सेटल कर चुका है, मुसलमान कम से कम कुरान का तो कहना सुन लें। शोएब जमई, आप हमारे कार्यक्रम में उस दिन बोल रहे थे और गौरव भाटिया भी थे उस दिन कार्यक्रम में। ये इत्तेफाक की बात है, गौरव भाटिया भी थे उस दिन कार्यक्रम में जब आप ये सब बातें कह रहे थे। कौन होता है कोर्ट इसका फैसला करने वाला कि इस्लाम में क्या होगा और क्या नहीं होगा? हिजाब पे जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे, आप भी थे उस कार्यक्रम में और गौरव भाटिया भी थे, और शायद इसीलिए आज मैंने आप दोनों को दोबारा भी बुलाया है। देख लिया आपने असर? आप यहां पर खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे और आपके साथी वहां जजों को धमकी दे रहे थे। क्या आपको जायज लगती है ये बात? क्या आपको लगता नहीं है ये वहाबी कट्टर सोच से आजादी चाहिए? नारा लगाइए, वहाबी कट्टर सोच से आजादी। देखिए, जो हमने ये कहा था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं है कि कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करने का, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करने का अधिकार संविधान देता है। जब हम लोअर कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करते हैं तभी यहाँ से हायर कोर्ट जाते हैं जस्टिस के लिए। सबरीमाला में लोग हायर कोर्ट में डिसएग्री कर दिए थे, हिंदू पक्ष के लोग या बीजेपी के, तभी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं माना। तो यही सिस्टम हमारा भी। जब हम डिसएग्री करते, किसी ने धमकी दी कि जज को मार देंगे, सबरीमाला के अंदर किसी ने धमकी दी? मुझे बताइए ना। अब मैं आपको पॉइंट गिनाऊं कि कब किस किस ने धमकियां दी। आपने
मकबूल भट्ट को जिस जज ने नहीं, फांसी दी, मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया, इस वहाबी सोच ले, इस कट्टरपंथ सोच ले। और उस दिन आप पैरवी कर रहे थे कि कौन होते हैं कोर्ट, कौन होती है ये बोलने वाली, कोर्ट कौन होती है ये बोलने वाली, इस्लाम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आपने बोला था उस दिन। आप बोले तो मैं वीडियो प्ले कर दूंगा। यू सेड इट। और जो आपने बोला, आपके साथियों ने तमिलनाडु में उसको इंप्लीमेंट किया, और गौरव भाटिया उस बात के साक्षी हैं। रिजवान अहमद भी उस दिन चर्चा में थे। मैंने आपकी बात सुन ली बड़ी शालीनता से। अब मेरी बात जरा 2 मिनट सुनेंगे जी, बोलिए। क्योंकि आपने ये कहा कि भाई देश के करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और परिवार समेत देखने के लिए कहा गया, तो मैं परिवार के लोगों को ही संबोधित कर रहा हूं कि इन्होंने एक तरफ के मामले बहुत सारे गिनाए, ठीक है, आपने गिनाए, मैं भी कुछ कट्टरता के मामले रखना चाहता हूं जिससे हम भी आज़ादी चाहते हैं। इनके बीजेपी के विधायक हैं नंद कुमार गुर्जर लोनी से, उन्होंने कहा कि भाई ये राम राज जो है यहाँ पे मांस की बिक्री नहीं होगी। अब ये लॉ से चलेगा या फिर इनके हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलेगा? तो किसी ने 15 करोड़ वर्सेस दूसरी बात करोड़ भी बोला। अरे बोलने के ऊपर मैं आ रहा हूं, होने वाली बात बता जो हुआ। इस कट्टरता से आजादी चाहिए। अरे भाई मैं गिना रहा हूं ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? दूसरा, इनका ये कहना है कि स्कूलों में हिजाब हम नहीं चलने देंगे क्योंकि रिलीजियन नहीं चलेगा यहाँ पे किसी का मजहब। कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने बोला गुजरात में ये अपने मजहब का गीता, हाँ, ये गुजरात में मजहब को, गीता को जरूर शामिल करेंगे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से एक धर्म का मामला है, कुरान भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने तो ये जो कट्टर सोच है कि दूसरे धर्म की नहीं चलेगी, सिर्फ हमारी चलेगी, यही कट्टर सोच है। और कट्टर सोच ये है कि खुलेआम धमकी दी जाती है हमें, शोएब जमई को, कि अगर तुम बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। हमने होम मिनिस्टर से गुहार लगाई कि मेरी सुरक्षा दी जाए, होम मिनिस्ट्री से नहीं हमारी सुनी, और रोज यहां से मारने की धमकी दी जाती है। नहीं देखिए, तो ये सवाल की धमकी मिले, जब शोएब जमई जैसा एक आम इंसान, ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। रोज धमकी दी जाती है। अमीना कुछ कहना चाह रही है, अमीना कुछ ऐड कर रही है। 30 सेकंड। कौन देता है धमकी? अमीना। ये जो भगवा आतंकवाद है ना, ये जो कट्टर सोच है, इससे आजादी चाहिए इस देश को। ने कहा था आज से 30 बरस पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे। शाहबानो के केस में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की बदतमीजी हम मुसलमानों ने शुरू की, और अब मैं बड़े भारी मन से कहती हूं कि हमारे देश के हिंदुओं ने भी हम मूर्ख मुसलमानों की नकल करना शुरू कर दी है। मैं हिंदुओं से गुजारिश करूंगी कि अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते उस रास्ते पे ना चलें जिस पर हम मुसलमान चल चुके हैं। हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, हिंदू अपना बेड़ा ना गर्क करें। कोई भी हिंदू कभी ये ना कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे। मुसलमानों ने तो ये बदतमीजी कर ली, मुसलमान सुधरे और हिंदू मुसलमान के रास्ते पे चलने का की बेवकूफी ना करें हमारे देश में, वरना देश बिल्कुल तबाह हो जाएगा अगर हिंदू भी मुसलमान जैसे बेवकूफ हो गए। और मुसलमान इतना बड़ा मामला था, क्या बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने नहीं मानी बात? क्या बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की बात बड़ा मामला नहीं था? बाबरी मस्जिद का कोई बड़ा मामला नहीं था। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, लोगों ने मांगा, कृष्ण जन्मभूमि, लोगों ने माना। हमें ये 3 स्थल जो हिंदू भाइयों को प्रिय थे, प्रेम पूर्वक 50-60 साल पहले दे देने चाहिए थे हिंदू भाइयों को। हम क्यों लड़े? माजरत चाहूंगा, लेकिन भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। तहजीब है तो हमने अपने हिंदू भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। पहुंचता था प्रेम, भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा भाड़े का बाराती और गलत जहां होगा इसका जवाब दे देंगे। लेकिन गौरव भाटिया को मैं कहता हूं, गौरव भाटिया भी अपने हिंदू भाई अमीना, तो क्या मौत आ जाएगी हमको? हमारे धर्म में तो मस्जिद भी जरूरी चीज नहीं है। हमारे धर्म ने हमको मस्जिद मुक्त कर दिया है, हमारे धर्म ने हमको हिजाब मुक्त किया है, स्लेवरी मुक्त किया है। इस्लाम धर्म में ना मस्जिद की कोई जरूरत है, सिर्फ अल्लाह हमारे दिल में होना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं आयशा के बारे में, मैं तो कहती हूँ फातिमा के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मैं सारे मस्जिद उठा के अपने हिंदू भाइयों को दे दूं। अगर मेरे हिंदू भाइयों के दिल को ठंडक उससे पहुंचती है, एक एक मस्जिद मेरे हिंदू भाइयों पे कुर्बान है, मेरे देश पे कुर्बान है। मुझे मस्जिद प्यारी नहीं है, मुझे मेरा देश प्यारा है, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा कुरान कहता है कि मस्जिद भी आवश्यक नहीं है मेरे धर्म के पालन के लिए, मूर्ति आवश्यक नहीं है मेरे धर्म के पालन के लिए। हमारे नबी समझा के क्या गए हमको, शोएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है।
खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए। खोपड़ियों में ही अकल होती है और इसी देश के संविधान ने लोगों को अपने अपने मजहब की इबादत की इजाजत दी है। और सुनिए, भाड़े के बारातियों से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है। हमें दिल में ईमान लाना है और अपने हिंदू भाइयों से प्यार करना है। आप जैसे मुनाफिकों से, अगर वो हमारे सगे भाई हैं, जो है घर में अगर मेरा सगा भाई मुझसे नाराज है तो मैं सोचूंगी मुसलमान इस देश के संविधान को मानता है, मुसलमान इस देश आप लोग हिंदुओं को सिर्फ सतही तौर पर भाई कहते हैं, आप सचमुच नहीं मानते। अगर सचमुच जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके अपने बात को रख ले। मैं गौरव भाटिया, उस दिन जो शोएब जमाई कह रहे थे तमिलनाडु में बैठे इनके साथियों ने इंप्लीमेंट करने के वो प्रयास भी किया, क्या कहना चाहते हैं आप गौरव भाटिया? अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज का जो आपने विषय रखा है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसे इस संदर्भ में देखिएगा, गिरगिटान तो कम रंग बदलता है, ये जो दोगले हैं ना, कुछ आपके अभी इस शो में भी बैठे हैं, ज्यादा रंग बदलते हैं। हाँ, गिरगिटान। और मैं बताता हूं क्यों। अभी मैंने सुना एक व्यक्ति यहां पे बैठे हैं, कह रहे हैं हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। तो जब संविधान में ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला आ जाता है, यहाँ पे AIMIM की भी बैठी हैं प्रवक्ता, उनसे भी पूछेगा, तो आज ये कर्नाटका के उच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं या नहीं? पहला, उसी संविधान में ये कहते हैं अनुच्छेद 25 मुझे ये हक देता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं। अरे भैया थोड़ा पढ़ तो लो, अनुच्छेद 25 में ही तो लिखा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, उसके अधीन है जो आप धर्म का पालन करेंगे। और इतने बड़े गिरगिटान है ये गिरगिटान कि इन लोगों को राम मंदिर का फैसला आए या हिजाब का फैसला आए, अगर इनके पक्ष में आए तो वाह वाह, हम संविधान और कानून की बात करेंगे, न्यायालय की बात करेंगे, लेकिन पक्ष में ना आए तो कहते हैं कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात, आज ये फैसला हो जाना चाहिए अमीर जी कि पहले इस्लाम या पहले हिंदुस्तान, संविधान से देश चलेगा या शरिया से चलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं, रोहिंग्या के लिए तो इनके दिल में बड़ा दर्द होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, बाल्टियां भर देते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए बुलवाइए, कहेंगे ना ना, उनकी कत्ल और हत्या जो है वो कश्मीरी मुस्लिमों ने नहीं करी, वहां दही जम जाती है। चार्ली हेब्डो फ्रांस में हुआ एक कार्टून बना, यहाँ महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे थे, तस्लीमुद्दीन की हत्या करने वाले को माला पहनाते हैं। बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। गिरगिटान, मॉब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वाले हथियारों को माला पहनाते हैं आपके मंत्री, मसल दिए जाओगे। गिरगिटान जी चुप कराइए इनको, अब आप 30 सेकंड सुन लीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, रिजवान अहमद भी इंतजार कर रहे हैं, साहिदा फलक जी भी इंतजार कर रही है, और तस्लीम नमानी भी इंतजार। एक सेकंड गौरव भाटिया, ये नाइंसाफी है गौरव भाटिया, ये नाइंसाफी है। एक तो शोएब जमाई को धमकी मिल रही है लगातार, वो कह रहे हैं मुझे धमकी मिल रही है, मुझे लोग धमका रहे हैं, और आप ये गिरगिटान क्यों बार बार बोल रहे हैं? कौन है गिरगिटान? मैं आपको बताता हूं कौन है गिरगिटान। सुनिए, शोएब जमाई को धमकी मिल रही है, गलत है, लेकिन शोएब जमाई क्या कहते हैं सुनिए, ये भारतीय नहीं है, ये तो तालिबानी है। इनका ट्वीट है अमीर जी मेरे हाथ में, जब तालिबान ने हुकूमत पर कब्जा किया, इन्होंने मालूम है क्या कहा? इन्होंने कहा तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है, तालिबान दुश्मन नहीं है अमीर जी, तालिबान दे रिस्पेक्ट योर इंटरेस्ट, ये आपके हित की रक्षा करते हैं। मतलब ये आप में नहीं आते थे, ये योर इंटरेस्ट कह रहे थे, ये तालिबान के साथ खड़े थे, ये इनकी सोच है। और ये क्यों है? इनको जंजीर बांधे है इस्लाम की, जो भारत की नागरिकता का धागा है ना, जो भाईचारा है, वो इनको नहीं बांध पाया, इनको तालिबान इस्लामिक जी साहिदा फलक, ठीक है, साहिदा फलक ऑन स्क्रीन। साहिदा फलक और रिजवान साहब मैं आपके पास आता हूं। साहिदा फलक, पहले आप हिंदुस्तानी हैं या पहले आप मुसलमान हैं?
मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं शान और फख्र से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा सवाल है, पहले आप भारतीय हैं या पहले आप मुसलमान? मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, मेरा सवाल ये है, आपका जो मन हो, आप आजादी है इस देश के अंदर, आपका जो मन हो वही बोलिएगा। आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय है, पहले मुसलमान है, क्या मतलब उसके बाद मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या किया? क्या मेरा सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। सायदा जी, आप मतलब पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में आप कर रहे हैं। पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, यही समझू मैं इसको? मैं मुसलमान भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ। बिल्कुल, आप दोनों हैं। आप पहले क्या हैं? जैसे मैं पहले भारतीय हूँ, आप पहले क्या हैं? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हुआ, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये कोई शब्द ही नहीं है। आप पहले मुसलमान हैं, पहले भारतीय हैं। मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। ये कैसा सवाल हुआ? मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आप पहले क्या है, हिंदुस्तानी या पहले मुसलमान? ये क्या बात, पहले क्या है? देखिए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। पहले मुसलमान पैदा हुई थी और हिंदुस्तान पैदा हुई थी, समझ गए? यानी आप मुसलमान पहले। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तानी मुसलमान जी, एक मैडम बात, सवाल सुनिए, अब आप मेरे एक जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है ये जो मकबूल भट्ट को जिसने फांसी दी थी, उस जज की हत्या हुई नीलकंठ गंजू की, क्या वो जायज थी? और क्या उसी संदर्भ में अब जिसने हिजाब पर ऑर्डर दिया, उसकी भी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, क्या वो जायज थी? क्या आपको लगता है ये गलत था और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताज़ीरात हिंद होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस ने हिजाब का फैसला लिया, उनको धमकी आई, ठीक है। जिन लोगों ने उन जजेस को धमकियां दी, उनको अरेस्ट भी तो किया गया, और उन जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया, और उनको सिक्योरिटी मिल भी जाएगी। लेकिन भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कब सिक्योरिटी मिलेगी? अमीश देवगन जी, आपको पता होना चाहिए कि हजरा शिफा, वन ऑफ द पेटिशनर्स ऑफ द हिजाब बैन केस, उनकी डैडी की दुकान पर हमला किया गया, उसके भाई को बहुत ही बेरहमी से संघ परिवार के गुंडों ने मारा। हिबाज शेख, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, हिबाज शेख जिसको एबीवीपी के गुंडों ने रोका था एग्जाम लिखने से, उनके ऊपर केसेस नाजायज बुक हुए, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। जजेस को क्या आपको ये सामान्य बात लगती है कि जजेस को धमकी मिल रही है? धमकी आ रही थी, उनको सिक्योरिटी कब मिलेगी? जो पेटिशनर्स को धमकियां आ रही है, जो पेटिशनर्स के भाई पर अटैक हुआ है, उनकी दुकानों पर, होटल पर रिजवान अहमद को स्क्रीन पर लाइए। सिक्योरिटी कब मिलेगी? जी, रिजवान अहमद। रोज हिंदुस्तान के मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, ठीक है, रिजवान अहमद, सिक्योरिटी कब मिलेगी? रिजवान अहमद, यहां तो सब अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जज की सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो वाइफ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल भी जाएगी, धमकी आ गई तो क्या बड़ी बात है? लोकतंत्र तो थोड़ी परेशान होगा। संविधान की किताब लेके चल रहे हैं कई लोग, कई महानुभाव। मैडम, अब अपनी टर्न पे बोला आपने, अब आपने अपनी टर्न पे बोला, आपने मुसलमान को पहले रखा, भारतीयों को बाद में रखा, देश ने भी सुना। रिजवान अहमद, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। अमीश भाई, देखिए, दो टुक बात सुनिए अमीश भाई। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, ये एक लाइन पकड़ के चलिए आप पूरे जिंदगी। और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं, ये दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहा हूं, लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया इनके हिसाब से वो इस्लाम नहीं। दूसरी बात, जब भी आप किसी मान्यता, किसी सोच को में बदलाव करना चाहते हैं या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर धर्म, हर मजहब में उसका विरोध करने वाले लोग होते हैं अमीश भाई। हम मुसलमानों में और बाकियों में क्या फर्क है? पहला, ऐसे कट्टरवादी लोग जो अपनी मैं इन लोगों के हिसाब से समझा रहा हूं, कहिए अपने हिसाब से समझाऊं या इनके हिसाब से समझाऊं? किसके हिसाब से समझाऊं? आप अपने हिसाब से समझाइए, आजादी है। अपने हिसाब से तो चलिए समझा देता हूं।
जो कट्टरवाद है वो हम लोगों का बाकियों से इस तरह अलग है अमीश भाई कि हमारे यहां एक तो कट्टरवादियों की गिनती ज्यादा है, दूसरा हमारे कट्टरवादियों को हमारे बुद्धिजीवी प्रोटेक्शन देते हैं, कवर फायर देते हैं। अभी 1 साल पहले पाकिस्तान के जज का, करेक्ट 1 साल पहले एंटी टेरर सेल का जज था, उसकी फैमिली को गोली मार के हत्या कर दी 1 साल पहले। और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे। और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी फिर। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे ही गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है। तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में आपने इनको 50% छूट दे दी, ये कर्नाटका के जज को दौड़ा दौड़ा के बंगलौर की सड़कों पे मार देंगे, बता रहा हूं मैं। नहीं, ये तो आप बड़ी हार्ड हिटिंग बात बोल रहे हैं। तस्लीम रहमानी का इस पर साइदा फलक भी रिएक्ट करना चाहती हैं। रहमानी साहब को भी मैं मौका देना चाहता हूं, शोएब जमाई भी बोलना चाहते हैं। तस्लीम रहमानी, क्या जवाब है इस बात का? क्या आपको लगता है ये गलत हुआ है जो तमिलनाडु में हुआ है, और इसका विरोध आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स को करना चाहिए और कहना चाहिए ये वहाबी सोच, ये कट्टर सोच बंद होनी चाहिए? देखिए, अभी कट्टरता का तो मैं तो शदीद मुखालिफ हूँ। कोई भी कट्टरता हो, और मैं कट्टरता को लेकर सेलेक्टिव होने को सबसे बड़ी कट्टरता समझता हूँ। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चल रहा है पिछले 75 साल से, और जब तक चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही चलेगा, ना शरिया से चलेगा ना मनुस्मृति से चलेगा, दोनों से नहीं चल सकता। जो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिसाइड किया है और उस पर हमें बहुत सारी लिबर्टीज उसी ने दी है। तमाम 140 करोड़ भारतीयों को दिए। इसी पैनल पे एक व्यक्ति ने बोला था कि कौन होता है कोर्ट ऐसा फैसला करने वाला हिजाब पर? कौन होता है कोर्ट? और उसको धमकी मिल गई। उसको उस व्यक्ति के अलावा इस देश में इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ ए रिलीजन को लेके इस देश में पूरे देश ने बहस की है कि कोर्ट का कितना ज्यूरिसडिक्शन है किसी भी धर्म की इसेंशियल प्रैक्टिसेस को तय करने के लिए। और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्वेश्चंस रेज किए हैं कि खुद के उनको कितनी इसमें आज़ादी है कि उनको इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ एनी रिलीजन तय करें। पर्टिकुलरली सबरीमाला के केस के बाद 9 मेंबर बेंच इसी के लिए बनाया गया है। जब जजमेंट आया सबरीमाला का, उसके बाद किसने धमकी दी थी कि जजेस को? यहां पर तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जजेस को धमकी दी जा रही है, और एग्जाम्पल लगा था, जिसने आतंकियों को सजा सुनाई देने वाला आदमी, नीलकंठ गंजू कश्मीर के अंदर, उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा आतंकी याकूब मेमन की पिटीशन इन्होंने वापस करी तो इनको धमकी मिली। लगातार हो रहा है, ये बंद नहीं हुआ। कट्टरवादी हैं इसलिए कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सेलेक्टिव हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आप कट्टरवादी हैं इसलिए कि आप खुद सेलेक्टिव हो जाते हैं। कर दिया तो सेलेक्टिविटी का केस नहीं है। कट्टरवाद कर दिया जिससे मैं आपको कट्टरवादी नजर आ रहा हूं? अपने देश से प्यार करना कट्टरवाद है, अपनी मातृभूमि की पूजा करना कट्टरवाद है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं यही ला रहा था, अपने देश की सलामती के लिए आशीर्वाद मांगना क्या कट्टरवाद है? अपने देश के संविधान को मांगना क्या कट्टरवाद है? अपने देश के जजेस को अगर कट्टरवादी धमकी दे, उस विषय को उठाना क्या कट्टरवाद है? कश्मीरी हिंदुओं के कत्ल की बात करना क्या कट्टरवाद है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप इस देश के, अरे तो बोलने तो दीजिए, चिल्लाने से थोड़ा ही होगा। आपने मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि आप कट्टरवादी हैं, तो जवाब तो सुनेंगे ना फिर? कट्टरवादी हैं, फिर जवाब तो सुनेंगे ना फिर?
हाँ, आप कट्टरवादी हैं। मैंने तो उसका जवाब साथ साथ ही दिया और मजीद दे देता हूं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू डिसेंट भी हमको दिया है। हाँ, राइट टू डिसेंट दिया है, लेकिन राइट टू मर्डर नहीं दिया है। सुनिए फिर, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। राइट टू डिसेंट दिया होगा, राइट टू मर्डर नहीं दिया किसी ने, राइट टू टेररिज्म किसी ने नहीं दिया। प्रोविजन बना रखा है और वो सजा मिलनी चाहिए। ओके, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। हमारी राय से इख्तलाफ रखता है, हम उसके खिलाफ नहीं, मैं अभी राइट टू डिसेंट पर आता हूं। मैं राइट टू डिसेंट पे आता हूं, उस्मान अंसारी के पास भी आता हूं, लेकिन लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद, a quick reply, 50 seconds। मनुस्मृति से नहीं चलेगा ना, मनुस्मृति से तो चल भी नहीं रहा है। शरिया से आप लोग चलवाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है चल नहीं पा रहा। अमीश भाई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अमीश भाई, एक तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब शरीयत की बात होती है तो खामखा मनुस्मृति की बात ना करो। हिंदू मनुस्मृति को त्याग चुका। आप कंफ्यूज ना करिए सब्जेक्ट को, शरीयती की बात करिए, मनुस्मृति का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, रहमानी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टरेट हैं। कट्टरता पर इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल और जवाब जरूर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछिए आप। 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में है, इस मारे हिजाब के लिए ये लोग टीवी पर आके उसकी बहस कर रहे हैं क्योंकि कुरान में जिक्र है। जरा रहमानी साहब से यह पूछिए कि तल्लाक़े बिद्दत का जिक्र तो कुरान शरीफ में नहीं था, तो फिर 1 साल तल्लाक़े बिद्दत के लिए क्यों आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और क्यों बहस करी और क्यों कट्टरता दिखाई? हिजाब का तो है ना, बिद्दत का तो नहीं था, उसके लिए क्यों लड़े? तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड। ठीक है, 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी बोलिए, जवाब। ओके, शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं। शोएब जमाई जवाब देना चाहते हैं इस बात का। 40 सेकंड शोएब जमाई। देखिए जी अमीर जी, चलिए मैं तो अब बीजेपी वालों से कुछ नहीं कहूंगा, पता चले कब मुझे गोली मार दे, लेकिन नहीं बोलूंगा। मैं रिजवान अहमद और ये अमीना शेरवानी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपने कहा कि ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनको इस्लाम का नॉलेज बहुत है। नहीं अमीश भाई, और अमीश भाई मैं जवाब दे रहा हूं। अमीना शेरवानी जी ने भी बहुत सारे इस्लाम के बारे में सवाल पूछा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए साहब कि इस्लाम में गुस्ल और वुजू के कितने फर्ज हैं और क्या क्या हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए जो बेसिक है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं। हिजाब का जिक्र कुरान में है, इसलिए हिजाब कर रहे हो। तल्लाक़े बिद्दत क्यों कर रहे थे? गुस्ल के और वुजू के फराइज बता दीजिए। गुस्ल के और वुजू के 4 फराइज बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने इस्लाम और कुरान को पढ़ा है, वरना आप झूठे हैं। और ये जो अमीना है, क्या नाम है, शेरवानी, ये सब भी झूठी है। इनको ना गुस्ल का पता, ना वुजू का पता। बंद रखो तुम और टेप बांध लो उसके ऊपर और अल्लाह से डरो। तुमने कुरान की तौहीन की है। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको अपने गुफ्त का धोना नहीं सिखाए तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा टीवी चैनल पर। मैं मर्दों को गुफ्त धोना सिखाऊंगी, मैं मर्दों को सिखाऊंगी कि वुजू कैसे की जाती है। बदतमीज मर्द कहीं के, तुम्हारी अम्मा तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें अपने चुच्चू पॉटी कैसे धोने हैं, तुम्हें जाहिल आदमी हो, तुम्हें अपने कान नाक कैसे भाषा की मर्यादा रखी जाए, गुप्त अंग कैसे साफ करने हैं। नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगी तुम्हें। कुरान में साफ लिखा है, गुस्ल पढ़ लो और नहीं आता तो भाड़े के बाराती हैं, अपने अब्बा से पूछ लो और अपनी बहनों से जाओ। देखिए मुझे लगता है विषयांतर हो रहा है और भाषा की मर्यादा को दोनों तरफ से बनाए रखना चाहिए। पराई औरत से ये मत पूछो कि तुम्हारे अंगों को कैसे धोना है 5 बार दिन में। बदतमीज देखिए अब मेरी जानकारी इसमें उसके बाद तुम जिंदगी भर वुजू करने के लायक नहीं रहोगे। नहीं, वुजू के बारे में क्या पूछने की आवश्यकता है? एक सेकंड रिजवान अहमद को लेके आइए। वुजू के बारे में क्या पूछने की आवश्यकता थी शोएब जमाई को? वुजू का क्या अर्थ होता है ये इस देश में लोगों को नहीं पता होगा।
क्या क्या मतलब आवश्यक था इसको लाना? और एक महिला से जब इसके बारे में पूछा गया, रिजवान अहमद 20 सेकंड। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा या भाजपा को लाएगा या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, अरे तुम्हें हिजाब का जिक्र कुरान में है। वुजू के मेरी नजर से अगर इस्लाम को पूछो, हाँ बताता हूँ तुम झूठे हो शोएब भाई, बताता हूँ मैं बताता हूँ वुजू और गुस्ल के क्या फराइज बताता हूँ। मेरी नजर से अगर आप इस्लामी नजर से पूछें शोएब, बताता हूं ना। बताओ गुसूल और वुजू अगर मेरी नजर से आप पूछो, की बातें मत करो। अरे बताता हूं ना, मुंह में बवासीर है क्या? बताता हूं ना। देश को पता चलना चाहिए कि अरे बताता हूं ना, बहरूपिया हो तुम जैसे लोग, कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में और आ जाते हो यहाँ। बताता हूं। एक सेकंड शोएब जमाई किसी को बहरूपिया कह रहे हैं, एक सेकंड अपनी वक्त पर बात रखी जाए ना। ओके, कुरान को समझ चुके हैं, हम कुरान पर अमल करते हैं। एक सेकंड देखिए अमीना सुबानी, ये विषय है जो जजेस को धमकी दी गई। मैं दोबारा बार कह रहा हूं, जो जजेस को धमकी दी गई विषय वो है, ये कुरान पर चर्चा का विषय नहीं है, इसको अलग अलग मत करिए। एक सेकंड। और दूसरी बात, आप लोग चाहते हो शोएब भाई, आप चाहते हो कि आप बार बार मनुस्मृति की आड़ में शरिया को लागू करवाना चाहते हो। मनुस्मृति कहीं नहीं लागू हो रही, लेकिन आपका दुख यह है कि शरिया नहीं लागू हो रहा, और उस बात को प्रूव करने के लिए किसी भी अंत तक आप जा सकते हो। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। आपने बोला बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। रिजवान अहमद। अमीज भाई, मुझे 10 लोग धमकी देते हैं, मैंने तो होम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी। क्योंकि इस मारे नहीं लिखी क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है। उस मुनाफिक ने और उस कायर ने होम मिनिस्टर से मदद मांगी होगी जिसको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, यह है तेरे सवाल का जवाब। क्यों हम इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं रिजवान अहमद? ये चैनल करके तेरे पिछवाड़े डंडे मारे जाएं। कीचड़ में लौट रहा है क्या? इस तरह की भाषा में लौट रहा है क्या? अरे देखिए, I don't prefer this kind of language in my show. My humble submission, I don't prefer this kind of language. गौरव भाटिया, जो बात धमकी की आई और जो बात तस्लीम रहमानी ने बोली, योर टेक। देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहां पे शोएब जमाई ने कही कि बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। अमीर जी, एक मरे हुए व्यक्ति को कोई क्या मारेगा? अरे, और इनको तो इनकी सोच ने कब का मार दिया है। सांस लेना, फेफड़े फुलाना, जीना नहीं होता है। ये वही शोएब जमाई हैं जो हागिया सोफिया के लिए क्या बोला था इन्होंने, आपको याद है? यहां कट्टरपंथी सोच फैला रहे थे। और मैं इतना ही कहूंगा, मुझे खतरा है। एक गिरगिटान एक्सपोज किया था, उनसे भारतीय नागरिकों को खतरा है। इतनी कट्टर सोच है ही है। ये संविधान कर रहे थे, इनसे अभी पूछ लीजिए संविधान में अनुच्छेद कितने हैं तो नहीं बता पाएंगे। अपनी टोपी में पूछिए कितने छेद है तो बता देंगे। ये फर्क है। लेकिन एक गिरगिटान को मैं एक्सपोज कर चुका हूं अमीर जी। आपकी अनुमति हो तो एक और गिरगिटान जो आप ही के चैनल पे बैठा है उसको भी एक्सपोज करूंगा। देखिए कितने बड़े बहरूपिये हैं। ये गिरगिटान कहता है जब तालिबान ने कब्जा जमाया, हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। ये कौन है? अमेरिका नहीं जीतेगा, बोल रहे हैं, मुझे चाहे दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे। ये व्यक्ति हैं तस्लीम अहमद रहमानी। तालिबान की जीत को अपनी जीत बता रहे हैं, हमारी जीत। स्कॉलर है।
अरे हाँ, ये वैसे ही स्कॉलर हैं जैसे यहाँ AIMIM है ना, उनके लिए अर्ज किया है। नाम में इनके है मुस्लिमीन, और गजब ये है तब भी बजाते हैं ये सेक्युलरिज्म की बीन। शांत कराइए, इनको क्या दौरा पड़ गया? भैया को एक्सपोज, गिरगिटान को एक्सपोज कर दिया तो दौरा पड़ गया क्या? शांत हो जाओ। आप तस्लीम रहमानी से मुखातिब हुई है क्योंकि आपने तस्लीम रहमानी के विषय में बोला है। मुझे रहमानी साहब के पास जाना पड़ेगा जवाब लेने के लिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, तस्लीम रहमानी तो पूरी कर लूं। नहीं बिल्कुल आप करिएगा। तस्लीम रहमानी, आपकी भी कट्टर सोच है, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक सेकुलर व्यक्ति हैं, आपको फॉरवर्ड आके बोलना चाहिए कि हाँ, जिसने आतंकी मकबूल भट्ट को सजा दी, नीलकंठ गंजू, उसको मारा गया क्योंकि उसने फैसला एक आतंकवादी के खिलाफ दिया, तो वो गलत था। जिन जजेस को धमकी दी गई वो गलत था, ये बोलना चाहिए आपको। आप तो सेकुलर आदमी हैं, तो सेकुलर आदमी मुझे कहां कब क्या बोलना है मुझे अच्छे से मालूम है और मैं बोलता हूं। मुझे किसी की इजाजत की या मशवरे की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल मैं मशवरा नहीं देख रहा, मैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था। ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था जिसमें आपने बोला था अगर राम मंदिर बनाया जाएगा तो मैं 25 लाख लोगों को लेके चला जाऊंगा। कितने लाख लोग आए, कितने 100 लोग आए, मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा था। रहमानी साहब देखिए, मुझे टीआरपी की कोई जरूरत नहीं है अमीश, इसलिए जहां पर भाषा का भी कोई संयम ना हो, चाहे शुएब हो, चाहे रिजवान हो, चाहे अमीना साहिबा हो, किसी को भी अगर जबान पे कंट्रोल नहीं है और पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है उसका अंदाजा नहीं है, 50-50 हज़ार रुपए पर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करते हो, बराए करम मुझे उस डिबेट पे ना बुलाया कीजिए। मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। लैंग्वेज का मैसेज देते हैं लोगों को, करोड़ों लोग देखते हैं, हम अपनी बिल्कुल भाषा पर बात हो गई। अब आप विषय पे आइए ना, जो मैंने सवाल पूछा, जो बात विषय पे ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है जो गौरव भाटिया पढ़ते तो है नहीं है। ये जो पुरानी चीजें पढ़ाई गई हैं उसी को लेके आते रहते हैं। हम तालिबान पर तो बहस नहीं कर रहे, हम देश की कट्टरता पे बहस कर रहे हैं। और कट्टरता मैं इसे भी मानता हूं जब आरएसएस के चीफ ये कहते हैं कि देश का एक तबका मुल्क में मशीनरी में सिस्टम में पेनिट्रेट करना चाहता है, पेनिट्रेट करना चाहता है। आप तो बीच में नहीं बोलते, आप क्यों बोल रहे हैं? अभी मैंने आरएसएस के चीफ का नाम लिया, आप फौरन बीच में आ गए। जी प्लीज, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनको 30 सेकंड की कर्टसी दीजिए, देन यू रिस्पॉन्ड। मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस के चीफ जब ये कहते हैं कि देश का एक तबका पेनिट्रेट करना चाहता है सिस्टम में, तब ये कट्टरता होती है, क्योंकि देश के हर तबके को देश के सिस्टम में मौजूदा रहना चाहिए, एक राइट टू डिसेंट देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में अगर आप इख्तलाफ की राय को अकोमोडेट नहीं करना चाहते, उसे कट्टरता कहना चाहते हैं, तो फिर सारी अपोजिशन कट्टरता हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि वो लोग वो है जो लेकिन आपके मुंह से अभी तक नहीं निकला कि मकबूल भट्ट आतंकी को जिस जज ने सजा दी उसको मारा गया, आपके मुंह से नहीं निकला। तमिलनाडु में जो धमकी मिली हिजाब पर फैसला देने वाले जज पर, आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। माफ करिए, कर्नाटक के जज को जो धमकी दी गई। ओके गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। अब अलाउ हिम आल्सो कर्टसी नॉट टू रिस्पॉन्ड नाउ। अलाउ हिम आल्सो कर्टसी, सेम कर्टसी व्हाट गौरव भाटिया गिव यू। गौरव भाटिया। अमीश देवगन जी, मैं बहुत कम समय में अपनी बात को रखता हूं, मैं थोड़ा समय चाहूंगा बस। सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूं जैसे देश का हर नागरिक करता है हमारे देश की न्यायपालिका को, चाहे वो जस्टिस नीलकंठ गंजू हों, चाहे जस्टिस रंजन गोगोई हों, चाहे वो जस्टिस इस केस में ऋतुराज अवस्थी जी हों जो चीफ जस्टिस है कर्नाटका की। ये संविधान के रक्षक हैं, ये जान पे खेल जाएंगे लेकिन फैसला वही करेंगे जो संविधान कहता है, और इनके पीछे पूरे देश की ताकत खड़ी है। लेकिन मुझे दुख क्या होता है, देखिए राइट टू डिसेंट ले आते हैं। तस्लीम रहमानी एक सवाल का उत्तर जरूर दे दे जब मैं अपनी बात रख लूं। ये राइट टू डिसेंट था क्या जब आपने कहा 25 लाख मुसलमान, इन्होंने ये नहीं कहा था भारतीय, 25 लाख मुसलमान लेके मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगा
और जब चुनाव लड़े दिल्ली में तो 149 वोट आए। दूसरी बात, क्या ये राइट टू डिसेंट है? आप मुझे बताइए। जब कर्नाटका उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तस्लीम रहमानी और उस पर अभी रोक नहीं लगी, वो फैसला माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए? अभी तो वो कानून है ना देश का, वो तो कर्नाटका में कानून है, साइदा फलक से उसको आप मानेंगे? ये सवाल सईदा फलक से भी पूछ लीजिए। जी साइदा फलक, क्या ये जो राइट टू डिसेंट है इसके अंदर मर्डर भी आता है, धमकियां भी आती है? राइट टू डिसेंट में राइट टू डिसेंट है, आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करिए, लेकिन धमकीबाजी मारना। राइट टू डिफेंड में मर्डर नहीं आता है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं रिजवान को काउंटर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, जो लोग चेंजेस की बात करते हैं, उनको मुनाफिक बोलते हैं। ओके गौरव, लेट साइदा फलक में कर। अरे उससे तो हम डिसएग्री होते हैं ना, लेट अस स्पीक, बट ये सवाल तो पूछिए, जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है वो मानेंगी या नहीं? ये आपके चैनल पे बैठ के बोल रही थी मैं फैसला नहीं मानूंगी। बताइए साइदा फलक। मुझे 1 मिनट का टाइम। जी आपका वक्त है, बोलिए 30 सेकंड आपके पास। यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकती अभी। नहीं, मैं 1 मिनट से बात करूंगी। यहाँ पे अज़ान हुई है, मैं ब्रेक लेती हूँ थोड़ा 1 मिनट का। अच्छा, अजान हो रही है तो आप थोड़ा रुक के बोलेंगे, ठीक है? रिजवान आप अपनी बात को रखिए। रिजवान कुछ कहना चाहते हैं। जी अमीश भाई, रिजवान जी भी मुसलमान। अभी रहमानी साहब ने कहा कि सिस्टम में सबको हक चाहिए, राइट ऑफ डिफेंस और पता नहीं क्या क्या, राइट टू डिसेंट है। शाह फैजल को भी हक मिला था, शाह फैजल को भी इस देश ने हक दिया था, सर पे बिठाया था, सर पे। आईएएस टॉपर, क्या दिया इस देश को? क्या दिया इस देश को सिवाय कट्टरवाद के और सिवाय इस देश के प्रति नाफरमानी और रिस्पॉन्ड टू रिजवान। शाह फैजल को भी हक दिया था, लेकिन क्या मिला? 10 सेकंड तस्लीम रहमानी। देखिए, ये डेविएशन है डिबेट से, ये डिबेट से डेविएशन है। आपने बात की कट्टरता की, शाह फैसल ने क्राइम किया है तो उसको भी जेल में जाना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा उसको जाना चाहिए जेल में। इसमें क्या एतराज है? ये कोई डिबेटेबल इशू तो है नहीं। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई जा रहा है, कोई कट्टरता कर रहा है, उसे जेल जाना चाहिए। इसमें डिबेट, ये तो डिबेट का ही इशू नहीं है, इसमें क्या डिबेट कर रही है? ओके साइदा फलक प्रोविजन है। साइदा फलक, अब आप बात अपनी रख सकती हैं। आजान हो गई होगी तो आप अपनी बात को रख सकती हैं। 10 सेकंड। अच्छा, अभी भी नहीं आप रख पाएंगे अपनी बात को। शोएब भाई 20 सेकंड के जी। नहीं अभी जी एक बात बताइए, आप लोगों को, अगर ये सर्जन होती तो मुसलमान जो है, अरे सुन लीजिए भाई, अगर ये रफेल उड़ा रही होती, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये रफेल उड़ा रही होती तो प्लेन रोक देती क्या? मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए अभी जी। रफेल उड़ा रही होती तो रफेल हवा में रोक देती है 1 मिनट के लिए। ओके साइदा फलक कुछ कहना चाहती है, रिस्पॉन्ड करना चाहती है। साइदा फलक। अमीश जी, इनको तो 1 सेकंड शोएब भाई, आपको मैंने बहुत चांस दिया, साइदा फलक का मौका है ये। साइदा फलक, राइट टू डिसेंट, राइट टू मर्डर तो नहीं। रिजवान बोल रहे थे कि, सुनिए, थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो इस्लाम में रिफॉर्म किया, चेंजेस की बात करते हैं, उसको हम मुनाफिक बोलते हैं। रिजवान को ये पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो हमारे नबी ने बताया था, जो कुरान नाजिल हुई थी, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, क़यामत तक वही रहती है। और वाकई उसमें जो चेंजेस की बात करते हैं, जो रिफॉर्म की बात करते हैं, उसे मुनाफिक ही बोलते हैं। रिजवान एक मुनाफिक है, अमीना शेरवानी एक मुनाफिक है, और वो मुसलमान है ही नहीं। अमीना शेरवानी की अगर हम बात करेंगे तो वो एक मुसलमान नहीं है, वो नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रही है, वो एक एथिस्ट है, वो खुदा को मानती ही नहीं है। कुछ साल पहले हैदराबाद में उन्होंने मेरे मामा को खुद बोला था कि वो एक एथिस्ट है, वो कोई खुदा को नहीं मानती, वो झूठ बोल रही है नेशनल टेलीविजन पर कि वो एक मुसलमान है। शी इज एन एथिस्ट, शी इज नॉट अ मुस्लिम। कौन मुसलमान है कौन नहीं है, ओके लेकिन देखिए कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, इसका सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट AIMIM तो नहीं देखी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि राइट टू डिसेंट तो है लेकिन राइट टू मर्डर नहीं है, क्योंकि चाहे जस्टिस नीलकंठ गंजू हो, चाहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जजेस हो, नीलकंठ गंजू को तो मार दिया गया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जजेस को धमकी दी गई और बोला झारखंड वाला हाल करेंगे। सोचिए ये मानसिकता क्या है, ये सोच क्या है। नमस्कार।